हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल क्लासेस। कैसे हो आप लोग सभी? मेरा नाम है दीपक कुमार, सावल क्लासेस हर से। मास्टर कैडर सोशल स्टडी इंडियन पॉलिटिक्स के लेक्चर नंबर 10 में हम लोग लाइव हो चुके हैं। ठीक आ रही है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए ताकि आज के सेशन की एक बढ़िया से शुरुआत की जा सके। आज का लेक्चर बहुत जबरदस्त रहने वाला है, बहुत बढ़िया रहने वाला है। आज के टॉपिक का नाम होगा इंट्रोडक्शन टू इंडियन पॉलिटी, या आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा। तो अगर मेरी आवाज ठीक आ रही हो तो प्लीज मुझे कमेंट कर दो एक बार। तो निशा देवी, रविंदर रानी, सुशील कंबोज, मनप्रीत, परविंदर, कुलदीप, रविंदर, मनदीप, बलविंदर, एकता, सतवीर, करमजीत, मीनाक्षी शर्मा और सैम इन्वॉल्व, ये सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ आज लाइव हो चुके हैं। बहुत बढ़िया टॉपिक है आज का, बहुत बढ़िया। जैसे किसी भी फिल्म से पहले, किसी भी मूवी से पहले उसका ट्रेलर आता है ना, तो भारत की राजनीति के पूरे सिलेबस को शुरू करने से पहले, भारत के संविधान के सब टॉपिक्स को पढ़ने से पहले, केंद्र सरकार को पढ़ने से पहले, राज्य सरकार को पढ़ने से पहले, आज जो है वो हम लोग इस पूरी राजनीति का एक ट्रेलर देखेंगे। ठीक, आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इंडियन पॉलिटी। बहुत बढ़िया से और प्यार से हम लोग इस सारे टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। 1 मिनट, बस 1 मिनट जी। हाँ जी, राइट राइट राइट। ठीक, ठीक है जी, चलो स्टार्ट करें। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इंडियन पॉलिटी। इंट्रोडक्शन टू इंडियन पॉलिटी, ये हमारा आज का चैप्टर है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार बना बना के पूरे चैप्टर्स को आप लोग कवर अप करते जाना। आप लोग चाहे इसे इंडियन गवर्नमेंट बोलो, आप लोग चाहे इसे भारत सरकार बोलो, आप लोग चाहे इसे केंद्र सरकार बोलो, आप लोग चाहे इसे सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो, या आप लोग चाहे इसे फेडरल गवर्नमेंट बोलो, या आप लोग चाहे इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलो, या आप लोग चाहे इसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोलो, इन सब का मतलब एक ही है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। सो इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिपब्लिक ऑफ इंडिया, देयर इज नो डिफरेंस। इन सब का मतलब एक ही है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो शब्द है ना फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल का मतलब होता है संघीय ढांचा। फेडरल संघीय ढांचा, संघीय ढांचे के मतलब क्या होता है? जहां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो, जहां शक्तियों का बंटवारा किया गया हो कि केंद्र सरकार ये काम करेगी, राज्य सरकार ये काम करेगी, दोवें सरकारें मिलकर ये काम करेगी। जहां शक्तियों का बंटवारा किया गया हो उसे हम लोग इस रूप से जानते हैं, फेडरल गवर्नमेंट के रूप से जानते हैं। दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जहां शक्तियों को बांटा जाता है उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर मतलब फेडरल गवर्नमेंट के रूप से जानते हैं। परंतु इन सभी में ये जो नाम है ना रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये भारत का संविधानिक नाम है। मतलब भारत के संविधान में
जो नाम भारत को दिया गया है वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया दिया गया है। जैसे चाइना को पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के रूप से जाना जाता है, उसी प्रकार भारत को जो है वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया के रूप से जाना जाता है। ये सबसे पहला पॉइंट। आज अभी हमारा नेक्स्ट लेक्चर से भारत का संविधान शुरू होगा। लगभग 15-16 दिनों तक हम लोग संविधान पढ़ेंगे सिर्फ, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ेंगे, स्टेट गवर्नमेंट्स पढ़ेंगे। तो एक तरीके से पूरी राजनीति का आज का टॉपिक आप लोगों का एक ट्रेलर रहने वाला है, एक इंट्रोडक्शन रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों के सामने क्लियर हो गया जी? प्लीज मेरे को एक बार ऐसे लिख दो, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। शुरू करते हैं आगे। ये था जी सबसे पहला पॉइंट, पहला तारा आप लोगों ने सबने बना लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, आज हमारा प्यारा भारत, आज हमारा भारत 28 राज्यों से, 8 केंद्र शासित प्रदेशों से, 9 केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, अभी दादरा नगर हवेली और दमन एंड द्वीप को मर्ज कर दिया गया है, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश रह गए हैं। अभी हमारा भारत 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 718 जिले, डिस्ट्रिक्ट, 5767 के लगभग तहसीलें, लगभग अबोर मलोट फाजिलका जैसे 6000 टाउन, और भारत में लगभग 6.5 लाख गांव और 2.5 लाख पंचायतों से मिलकर बनता है, और 2.5 लाख पंचायतों से मिलकर बनता है। हमारा भारत जो है वो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 718 जिले, 5767 तहसीलें, 6000 टाउन और 6,41,000 गांव और 2.5 लाख पंचायतों से मिलकर भारत का निर्माण होता है, ठीक। तो ये दोनों हमें खास तौर पे याद होने चाहिए। इन सब की संख्या थोड़ी थोड़ी बढ़ चुकी होगी। अभी लेटेस्ट जनगणना 2021 में होने जा रही है। 2021 की जो जनगणना होगी उस जनगणना में इनके एग्जैक्ट आंकड़े हमारे सामने आ जाएंगे, पर ये एग्जैक्ट आंकड़े हमारे सामने है। तो इंडिया इज कंसिस्ट ऑफ 28 स्टेट्स, पहले 29 होते थे। एक जम्मू एंड कश्मीर अब भारत का राज्य नहीं रहा है, उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो इस तरह से आप लोग भारत की ज्योग्राफिकल फीचर्स को भी इस प्रकार ध्यान में रखोगे, ठीक है जी। बहुत बढ़िया लेक्चर रहेगा आज का, पूरा मजेदार, बढ़िया बढ़िया, सारा सुंदर सुंदर कॉपी पे नोट डाउन करते जाओ। और एक बात और बता देता हूं, ये आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ जो मैं आज आपको बता रहा हूं, पर क्वेश्चंस आएंगे। आप लोगों का राजनीति का जितना सिलेबस है ना, उससे मैं डबल ट्रिपल कराऊंगा कम से कम, तब जाके हमारी प्रिपरेशन में 4 चांद लगेंगे पॉलिटिक्स की। भारत की राजनैतिक राजधानी, जिसे कि पॉलिटिकल कैपिटल कहा जाता है, भारत की राजनैतिक राजधानी जो है वो नई दिल्ली है। भारत की राजनैतिक राजधानी है नई दिल्ली। नई दिल्ली भारत की राजनैतिक राजधानी है। भारत की लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति भवन कहाँ है? नई दिल्ली में। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी, इन सबके निवास स्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? नई दिल्ली में। जल सेना, थल सेना, वायु सेना के चीफ और इनके हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। दुनिया के जितने भी देश हैं सबके एम्बेसियां और राजदूत वगैरह सब कहाँ है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली से भारत की राजनीति चलती है। बल्कि भारत की आर्थिक राजधानी, जिसे कि हम लोग इकोनॉमिक कैपिटल बोलते हैं, वो है मुंबई। मुंबई भारत की इकोनॉमिक कैपिटल है। भारत की इकोनॉमी मुंबई से कंट्रोल होती है। तो जैसे बैंकों के बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां से अरबों खरबों करोड़ों रुपए के शेयर खरीदे बेचे जाते हैं, ये दोनों कहाँ बनी हुई है? मुंबई में। भारत का सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी और उसके साथ भारत के सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन कहाँ रहते हैं? मुंबई में। फिल्म इंडस्ट्री कहाँ है? मुंबई में। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और इससे अलग भारत का पूरी दुनिया के साथ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, लगभग 80% आयात निर्यात सब कहां से होता है? मुंबई से। तो मुंबई को भारत की फाइनेंशियल कैपिटल या इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है। बल्कि दिल्ली को जो है वो भारत की राजनीतिक राजधानी के रूप से जाना जाता है। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हुआ।
ग्रेट। अब हम लोग कुछ बड़े पदों के नंबर और उनके नाम लिखेंगे। इस वक्त भारत में 14वें राष्ट्रपति हैं, तो इनके नंबर आप लोग याद रखना और ये भी सब याद रखना, इस पे क्वेश्चन आते हैं। इस वक्त भारत में 14वें राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है श्री रामनाथ कोविंद। श्री रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं जो 2017 से लेकर 2022 तक भारत की सेवा करेंगे। भारत में इस वक्त भारत के 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद है जो कि 2017 से लेकर 2022 तक भारत की सेवा करेंगे। भारत के 13वें राष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू है। एम वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू भारत के 13वें जो है उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट ये लिख लेना। 14वें राष्ट्रपति है, 13वें उपराष्ट्रपति है एम वेंकैया नायडू। ये भी 2017 से लेकर 2022 तक भारत की सेवा करेंगे। सो भारत के 14वें राष्ट्रपति और भारत के 13वें उपराष्ट्रपति का नाम आप लोगों ने लिख लिया। उसके बाद भारत के जो 15वें प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं और मोदी जी भारत के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से लेकर 2019 तक और 2019 से लेकर 2024 तक ये भारत की सेवा कर रहे हैं। तो मोदी जी भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। आपको इंटरनेट पे कई जगह ये 14वें भी दिखाई देंगे, क्योंकि अगर गुलजारी लाल नंदा जी को अगर आप काउंट कर लेते हो जो कि एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने थे तो ये 15वें है, और अगर उन्हें काउंट नहीं करते हो तो फिर ये 14वें है। तो इसका राइट आंसर बेसिकली 15 ही आएगा। पंजाब पटवारी में ये आया हुआ क्वेश्चन है लगभग 3 साल पहले। तो नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्राइम मिनिस्टर, ये दूसरे टर्म के अंदर इनको चुना गया है। ठीक है, थोड़ा स्पीड रखना लिखने में भी आप लोग। नेक्स्ट, इस वक्त भारत में 17वीं लोकसभा चल रही है। इस वक्त भारत में 17वीं जो है वो लोकसभा चल रही है। 17वीं लोकसभा भारत के अंदर चल रही है जो कि 2019 से लेकर 2024 तक चलेगी। 17वीं लोकसभा के अंदर भारत के जो 17वें स्पीकर देश की सेवा कर रहे हैं इनका नाम है श्री ओम बिरला। ओम बिरला भारत के 17वें स्पीकर है और ये राजस्थान के कोटा हलके से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इस तरह से सुंदर सुंदर नोट डाउन करते जाओ। इन चीजों में से क्वेश्चन, आज का लेक्चर जो है ना बहुत डायनेमिक है, मतलब इसमें से आपके खूब सारे क्वेश्चन बनने के चांस हैं। पूरी राजनीति का इंटरेस्ट आपका इस लेक्चर से क्रिएट होने वाला है आज। 17वें स्पीकर भारत के श्री ओम बिरला कोटा हलके से बिलोंग करते हैं। ये 17वें है, 17वीं लोकसभा है, 17वें स्पीकर है, ओम बिरला जी इनका नाम है। ठीक है, इस वक्त हमारे भारत में 47वें, इस वक्त भारत के अंदर 47वें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जिनका नाम है S.A. बोबडे। S.A. बोबडे भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट जो कि नई दिल्ली के अंदर है, जिसे कि भारत का उच्चतम न्यायालय कहा जाता है। SC का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट। CGI का मतलब क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका नाम है S.A. बोबडे। नेक्स्ट, इस वक्त भारत में 25वां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर इस वक्त भारत में 25वें हैं, जिनका नाम है शक्ति कांता दास। शक्ति कांता दास भारत के 25वें RBI के गवर्नर हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों के बैंक है, ये सेंट्रल बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इस वक्त इसका जो इसका मुखिया है वो शक्ति कांता दास है और इनका नंबर कौन सा है? इनका नंबर है 25वां। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस वक्त भारत के अंदर 13वें CAG है। 13वें CAG है। ये आने वाले दिनों में मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा आराम से। इसे कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को CAG कहा जाता है। भारत के जो 13वें CAG है उनका नाम है राजीव महर्षि। राजीव महर्षि भारत के 13वें CAG है। भारत के 15वें AGI, जिन्हें की अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। AGI को
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप से जाना जाता है। भारत के जो 15वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं उनका नाम है के वेणुगोपाल। अभी ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं आने वाले दिनों में आराम से पढ़ाऊंगा। सीएजी कौन होते हैं आराम से पढ़ाऊंगा, एक बार आप लोग इनको नोट डाउन कर लो। हाँ जी ठीक है, समझ आ रही है सबको यहाँ तक बढ़िया से? ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। अभी कुछ और नाम लिखेंगे बड़े बड़े भारत के। ठीक, सो चलें जी आगे। हाँ जी हाँ जी, कोई बात नहीं, ये लेक्चर आपका ये रिकॉर्ड हो जाएगा, बाद में देखना। हैप्पी रानी, आराम से, डोंट वरी। नेक्स्ट, भारत के थल सेना जिसे कि इंडियन आर्मी कहा जाता है, इंडियन आर्मी के चीफ, भारत में इंडियन आर्मी के जो चीफ है उनका नाम है मनोज मुकुंद नरावणे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी इन्हें कहा जाता है, जिनका नाम है मनोज मुकुंद नरावणे। ये है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इंडियन आर्मी के चीफ। ठीक है, इंडियन नेवी, दूसरे हैं इंडियन नेवी। जल सेना, जल सेना के चीफ हैं आप लोगों के एडमायरल करमबीर सिंह। एडमायरल करमबीर सिंह, एडमायरल करमबीर सिंह जल सेना के चीफ हैं। और वायु सेना जिसे इंडियन एयरफोर्स कहा जाता है, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स जो है वो वायु सेना को कहा जाता है। वायु सेना के चीफ हैं आर के एस भदूरिया। आर के एस भदूरिया, आर के एस, इनका पूरा नाम क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। आर के एस भदूरिया जी का पूरा नाम है राकेश कुमार सिंह। राकेश कुमार सिंह। भारत की आन बान और शान, हमारी तीनों सेनाओं के तीनों चीफ के नाम मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं। ठीक है, नोट डाउन करो, नोट डाउन करो सारे जने बढ़िया से इसको। तो भारत की जो एयरफोर्स है उनके चीफ का नाम मैंने लिखा है राकेश कुमार सिंह। तो इनका नाम, पूरा नाम है राकेश कुमार सिंह भदूरिया। हाँ जी, चले आगे, यहां तक नोट डाउन कर लिया? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय प्रमुख सलाहकार, इन्हें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोला जाता है। पाकिस्तान पर दो दो सर्जिकल स्ट्राइक कराने वाले ये व्यक्ति हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर सभी डिफेंस फोर्सेस को ये सलाह दी थी कि सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए। सो सुरक्षा को लेकर जो प्रमुख सलाह देने का काम करते हैं वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर करते हैं। इनका नाम है अजीत डोवाल। अजीत डोवाल भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अगले हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर क्या होते हैं? मुख्य, मतलब अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो प्रमुख सलाह देते हैं उनका नाम है कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम। कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, जो कि सरकार को अर्थव्यवस्था के ऊपर सबसे मेन सलाह देने का काम करते हैं। अभी अभी देश में एक नया पद बना है और मैं 100% श्योर हूं कि ये क्वेश्चन आपको पेपर में पक्का आएगा कि भारत के पहले सीडीएस कौन है, सबसे पहले सीडीएस कौन बने हैं। सीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? सीडीएस को कहा जाता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो जनरल बिपिन रावत है। इनका नाम क्या है? जनरल बिपिन रावत। हमारे देश में क्या होता था कि पहले जल सेना, थल सेना, वायु सेना सब अलग अलग होती थी। जब भी पाकिस्तान के साथ या कोई भी युद्ध होता था तो ये तीनों सेनाएं अपने अलग अलग जो है वो फाइट करती थी और अपना अलग अलग लड़ती थी। पर हमें एक ऐसी सेना चाहिए, हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो वर्दी के अंदर हो और तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेट करता हो। तो इसकी मांग एक लंबे समय से उठ रही थी, जो अब भारत के अंदर आए हैं। इनका नाम है सीडीएस, दैट इज कॉल्ड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। क्लियर जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया से आप लोगों ने इसको नोट डाउन किया।
सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ये पेज कंप्लीट हो गया, मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर चलता हूं। अगर यहां तक आप लोगों ने लिख लिया हो तो आगे बढ़ें। हाँ जी, चले, चलो डन। देखो, हमारा प्यारा भारत, सेंटर में लिखो भारत। भारत के अंदर हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, या हमारे देश का जो पूरा सिस्टम है, वो अलग अलग शक्तियों के अंदर बटा हुआ है। भारत का जो फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम को संघीय ढांचा कहा जाता है। जहां शक्तियां बटी हुई है उसे संघीय ढांचा कहा जाता है। भारत का जो फेडरल सिस्टम है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा। पहले हिस्से को लेजिस्लेचर कहा जाता है। पहले हिस्से को हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेचर, ये हिंदी पंजाबी में बताता हूं, डोंट वरी। दूसरे हिस्से को कहा जाता है एग्जीक्यूटिव और तीसरे हिस्से को कहा जाता है जुडिशरी। तो भारत का जो पूरा काम करने का जो सिस्टम है ना, वो इन 3 प्रणालियों में बंटता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर को हम लोग विधायी प्रणाली के रूप से जानते हैं। लेजिस्लेचर को विधायी प्रणाली कहा जाता है। एग्जीक्यूटिव को जो है वो कार्य प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। और जुडिशरी को न्याय प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। तो विधायी प्रणाली, कार्य प्रणाली और न्याय प्रणाली, तीनों प्रणालियां जो है इसकी, वो हम लोग इन 3 नाम से जानते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर इस टाइम नेट बहुत स्लो चल रहा है। देखो, नेट का ना मतलब आजकल अपने घरों में बहुत जने, सभी के पास इंटरनेट होता है, किसी दूसरे से हॉटस्पॉट बना ला करो। और अगर कोई 3 महीने के लिए अगर आपको कोई ब्रॉडबैंड का कनेक्शन भी लगवाना हो ना, तो लगवा लो। 3 महीने अब आपकी क्लासें इसी पे चलनी है पूरी बढ़िया से, ठीक है। क्योंकि बाकी शाम के लगभग 6-7 बजे तक तो आप लोग भी सब बिजी रहते हो। कोई जॉब कर रहा है, कोई स्कूल में है, कोई ट्यूशंस पढ़ा रहा है। तो आपका टाइम थोड़ा सेट कर लेंगे, जैसे 7 बजे का कर लेंगे या 6 बजे का कर लेंगे इन फ्यूचर, अभी थोड़े दिन चलने देते हैं, ठीक है। तो भारत का फेडरल सिस्टम 3 प्रणालियों में बट के काम करता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है। तो सबसे पहले लेजिस्लेचर क्या है? लेजिस्लेचर भारत की वो प्रणाली है जो कानून बनाने का काम करती है। जब कानून बन जाता है तो उस पर कार्य करने का काम एग्जीक्यूटिव करती है, और अगर कोई कार्य ढंग से ना करे तो उसका न्याय करने का काम न्याय प्रणाली करती है, ठीक है। तो हमारा भारत इन 3 प्रणालियों में बट के काम करता है। सबसे पहली है लेजिस्लेचर, दूसरे नंबर पे है एग्जीक्यूटिव और तीसरे नंबर पे है जुडिशरी। 3 प्रणालियां आप लोगों के सामने, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर क्या करेगी? कानून बनाने का काम करेगी। कानून देश के कहां से बनते हैं? लोकसभा से बनते हैं। कानून कहां से बनते हैं? राज्यसभा से बनते हैं। कानून भारत के कहां से बनते हैं? राष्ट्रपति भवन से बनते हैं, ठीक। राष्ट्रपति भवन से साइन हो जाते हैं लास्ट में। तो देश के कानून लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भवन, ये आप लोग पहली बात ध्यान रखना, ये तीनों संस्थान कानून बनाने का काम करते हैं। जब कानून बन जाता है तो उस पर कार्य करना होता है। तो वो हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। कौन है? प्रेसिडेंट। हेड ऑफ स्टेट है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्रियों के साथ लोकसभा के स्पीकर, चीफ सेक्रेटरीज, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये सारे के सारे कार्य प्रणाली में है, ये काम करेंगे। उधर कानून बनता है, इधर काम होता है। और आप एक बात ध्यान रखना, ये एग्जीक्यूटिव वाले लोग इधर लेजिस्लेचर में भी काम करते हैं। मतलब हमारे देश के अंदर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर की भी मदद करता है, कार्य प्रणाली विधायी प्रणाली की भी मदद करती है। ये लोग कानून भी बनाते हैं और ये लोग बने हुए कानून के ऊपर काम भी करते हैं। तो दैट्स व्हाई वी कैन से these two are separate also and these two are unitary also, ठीक। इधर आ जाता है न्याय प्रणाली। न्याय प्रणाली के अंदर जैसे इंडिया लेवल के ऊपर कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो न्याय प्रणाली के अंदर है, सबसे शिखर के ऊपर है, ठीक है। तो विधायी प्रणाली कानून बनाएगी, कार्य प्रणाली कार्य करेगी और न्याय प्रणाली न्याय जो है वो न्याय करेगी। ये मैंने एक सिनेरियो आप लोगों के सामने रखा इंडिया लेवल का।
उसके बाद अगर हम लोग पंजाब लेवल की बात करते हैं तो पंजाब लेवल के ऊपर जैसे विधानसभा कानून बनाती है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री काम करते हैं और हाई कोर्ट जो है पंजाब की वो न्याय करने का काम करती है। तो इस प्रकार ये सेम टू सेम फेडरल सिस्टम एक स्टेट के ऊपर भी लागू हो जाता है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं इसमें कोई डाउट आप लोगों का नहीं है। ठीक है, ठीक है, ग्रेट। इसी तरह से आप लोग सारे बढ़िया बढ़िया सारा पढ़ते जाओ A to Z, देखना कितने अच्छे से आप लोगों के बेसिक्स क्लियर होंगे। चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। क्या होता है इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस? भारत के अंदर शक्ति के आधार पर लोगों को बांटा गया है कि भारत के अंदर सबसे शक्तिशाली कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, चौथे नंबर पे कौन है। अभी जैसे कोई फंक्शन होता है, अगर किसी फंक्शन में प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो और कुछ एमपी हो, तो सेंट्रल वाली कुर्सी किसकी लगेगी? प्रेसिडेंट की, क्योंकि इन अवेलेबल डिग्नेटरीज में सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट है, वो सेंटर में बैठेंगे। अगर किसी फंक्शन में प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो और एमपी हो, तो फिर सेंटर वाली कुर्सी किसकी लगेगी? प्रधानमंत्री की, क्योंकि सबसे बड़े फिर वहां पर वो है। तो भारत के संविधान के अंदर गृह मंत्रालय द्वारा ये वर्गीकरण किया गया है। तो मैं सबसे पहले इसकी हेडिंग आप लोगों के सामने लिख देता हूं ताकि आप लोगों को कोई मुसीबत ना आए इसमें। इसे हम लोग बोलते हैं इंडियन ऑर्डर ऑफ PRECEDENCE। प्रेसिडेंस होता है कि एक तरीके से घटते क्रम के अंदर उसको लिखना। इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, सबसे पहली बात ये ध्यान रखना, ये लिस्ट तैयार की जाती है गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, गृह मंत्रालय को इंग्लिश में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रूप से भी जाना जाता है। ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पहले हेडिंग दो, इस तरह से सुंदर सी हेडिंग दो, इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। आज का ये एक ही टॉपिक है आपका, ये कोई दो टॉपिक नहीं है। मेरे ख्याल से आपकी पूरी राजनीति में टॉपिक ऐसे तो है ही नहीं कि मैं एक दिन में दो करा दूं, 2 दिन में एक भलाई हो जाए, एक दिन में दो नहीं होंगे। हर टॉपिक को अपनों ने पूरे डिटेल से कवर करना है, इसलिए आराम से आप पूरा पूरा टाइम लगा के कवर करेंगे। सो भारत का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति पहले नंबर पे, हाँ जी शुरू करते हैं। भारत का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति पहले नंबर पे होते हैं भारत के राष्ट्रपति। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन इंडिया। पहले नंबर पर है भारत के राष्ट्रपति। दूसरे नंबर पर है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति पहले नंबर पर कौन है? भारत के राष्ट्रपति। दूसरे नंबर पे कौन है? उपराष्ट्रपति। और तीसरे नंबर पे कौन है? प्रधानमंत्री। तो भारत के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति पहले नंबर पे है प्रेसिडेंट। एमएचए को बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये गृह मंत्रालय है। ठीक है, हिंदी का नाम है गृह मंत्रालय, इंग्लिश में बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो भारत का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति पहले नंबर पर है भारत के राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पर है भारत के उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पर है भारत के प्रधानमंत्री और चौथे नंबर पर है सभी राज्यों के गवर्नर। भारत के सभी राज्यों के गवर्नर भारत के चौथे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। पांचवें नंबर के ऊपर भारत के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं पूर्व राष्ट्रपति। पूर्व राष्ट्रपति का मतलब होता है फॉर्मर प्रेसिडेंट, जो लोग भारत में पहले राष्ट्रपति रह चुके थे, एट प्रेजेंट वो राष्ट्रपति नहीं है पर वो जीवित हैं, तो वो स्टिल भारत के कितने शक्तिशाली लोग होंगे? पांचवें सबसे शक्तिशाली लोग होंगे। जैसे कि प्रतिभा देव सिंह पाटिल, जैसे कि प्रणब मुखर्जी, वो एक टाइम में भारत के राष्ट्रपति के तौर पे अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अब वो भारत के कितने सबसे पावरफुल लोग हैं? पांचवें सबसे शक्तिशाली लोग हैं। नेक्स्ट, 6वें नंबर के ऊपर आते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा के स्पीकर भारत के 6वें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी भारत के 6वें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। ठीक है, लिख लिया दोनों। 6वें नंबर पे है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के स्पीकर। ठीक, 7वें नंबर के ऊपर कौन होते हैं? मोदी जी के साथ जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, जैसे इस वक्त भारत में 23 कैबिनेट मंत्री हैं, वो सारे के सारे भारत के 7वें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर, भारत में जितने भी स्टेट हैं उनमें जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं वो सभी के सभी। इसके सिवा भारत में जितने भी लोगों को अभी तक भारत रत्न विजेता
जो भारत रत्न विजेता है वो सब के सब भारत के 7वें सबसे शक्तिशाली लोग हैं। और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है, जैसे मनमोहन सिंह जी, वो भारत के स्टिल 7वें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, विरोधी दल का हेड जो होता है लीडर, वो भी भारत का 7वां सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। जैसे कि राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद है, लोकसभा में फिलहाल कोई नहीं है। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी इसी रैंक पे आते हैं। और उसके सिवा डिप्टी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ये सारे लोग, ये सारे के सारे लोग भारत के 7वें सबसे शक्तिशाली लोग हैं। तो भारत के सेवंथ मोस्ट पावरफुल पर्संस में कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, भारत रत्न विजेता हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन है, डिप्टी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग है। ये भारत के 7वें सबसे शक्तिशाली लोग हैं। ठीक है जी, नोट डाउन कर लिया सबने? चले आगे, 7 तक लिख लिया सबने? मास्टर कैडर के साथ साथ स्टूडेंट, सावल क्लासेस की तरफ से पिछले 10 सालों से हम लोगों ने 8 बार पीटेट हो गया, 8वां बार पीटेट की तैयारी कराई है। इस साल इंडिया लेवल पर सीटेट के बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं 1 हफ्ते के बाद। और वेरी सून यूजीसी नेट के कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस होंगे। बैंक, एसएससी और पटवारी पिछले 10 सालों से हम लोग कंटिन्यूसली टीच कर रहे हैं। ये मेरा आपको बताने का ये मोटिव है कि सम टाइम आप ध्यान रखो कि सावल क्लासेस के अंदर और कौन कौन से कोर्सेज है अपने पास। नेक्स्ट, 8वां, भारत का 8वां सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? राजदूत, जिन्हें एम्बेसडर कहा जाता है। भारत की तरफ से भारत की सेवा करने के लिए दुनिया भर में फैले हुए हैं ये, इन्हें एम्बेसडर कहा जाता है। कुछ देशों में एम्बेसडर्स को हाई कमिश्नर भी कहा जाता है। ठीक है, हाई कमिश्नर और एम्बेसडर, इन दोनों में एक हल्का सा फर्क भी होता है, आने वाले दिनों में देखेंगे। फिलहाल आप ये देखो कि भारत के 8वें सबसे शक्तिशाली जो लोग हैं वो एम्बेसडर्स हैं। नेक्स्ट, भारत के 9वें सबसे शक्तिशाली लोगों में है चेयरमैन। इसका चेयरमैन, यूपीएससी का चेयरमैन, संघ लोक सेवा आयोग का चेयरमैन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चीफ, भारत में चुनाव आयोग के मुखिया का चीफ, और सीएजी, सीएजी को कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो राजीव महर्षि है। ये कौन होते हैं? ये सब टॉपिक आएंगे आपके, यूपीएससी, ईसीआई, सीएजी, ये सब टॉपिक आने वाले हैं आने वाले दिनों में, एक एक करके ये सब हम लोग कवर अप करेंगे। तो भारत के 7वें जो सबसे शक्तिशाली लोग हैं वो आप लोगों ने देखे, सॉरी 7वें नहीं 9वें, दैट इज चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, ईसीआई और सीएजी, ये भारत के 9वें सबसे शक्तिशाली लोग हैं। 10वें नंबर पर भारत के जो सबसे मोस्ट पावरफुल लोग हैं वो है डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भारत का 10वां सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। इसके सिवा अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहीं है वो भी सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होंगे, ठीक। और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये जो डिप्टी डिप्टी वाले लोग हैं ये सारे 10th नंबर के ऊपर आते हैं। ये भारत के 10वें सबसे शक्तिशाली लोग हैं। ये रैंक याद रखना, आपको ये व्यक्ति लिख के उसका रैंक पूछ सकते हैं, रैंक लिख के व्यक्ति पूछ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। भारत का 11वां सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन होता है? भारत में 11वां सबसे पावरफुल व्यक्ति है लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब स्टूडेंट्स, गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर में क्या फर्क होता है? देखो सुनो ध्यान से, राज्यों का संवैधानिक मुखिया गवर्नर होता है, बल्कि केंद्र शासित प्रदेशों का संवैधानिक मुखिया लेफ्टिनेंट गवर्नर है। जैसे दिल्ली है, दिल्ली भारत का स्टेट नहीं है, फिर तो वहां पर क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसी प्रकार लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब भारत के केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ हर जगह होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। बल्कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, हिमाचल, वेस्ट बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, गोवा, आंध्र प्रदेश, इन सब में क्या होते हैं? गवर्नर होते हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर भारत के 11वें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति लोग हैं। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये कौन होते हैं? ये आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, एक बार लिख लो। एजीआई कहा जाता है इन्हें, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया।
इस वक्त के वेणुगोपाल है और वो भारत के कितने शक्तिशाली व्यक्ति हैं? 11वें शक्तिशाली। और उसके सिवा कैबिनेट सेक्रेटरी जो सबसे सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी होता है उसे कैबिनेट सेक्रेटरी कहा जाता है। इस वक्त भारत का कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो राजीव गौबा है, ये नाम याद रखना। ठीक, तो ये है भारत के 11वें शक्तिशाली लोग। और लास्ट 12वें नंबर पर, 12वें नंबर के ऊपर भारत के शक्तिशाली लोगों में इंडियन आर्मी के चीफ, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इन तीनों सेनाओं के जो 3 चीफ है ये भारत के कितने शक्तिशाली लोग होते हैं? 12वें नंबर के चीफ होते हैं। और इसके सिवा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये नया पद आया अभी इसी साल। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी भारत के 12वें सबसे शक्तिशाली लोग हैं, व्यक्ति हैं। 12 तक आप लोगों ने ये लिस्ट याद रखनी है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही होती है कि क्वेश्चन जो होते हैं वो 12 के अंदर से ही पूछे जाते हैं। लिख लो यहां तक। पहले कुछ और पॉइंट्स अभी इस अपने ये टॉपिक के, यहां तक कोई डाउट है किसी को तो बताओ। उम्मीद कर रहा हूं कि सारे जने सुंदर सुंदर नोट्स बना रहे होंगे कॉपियों के अंदर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक, सो नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट कुछ 2-3 फादर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ लिंग्विस्टिक डेमोग्राफी, ऐसे 3 नाम है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। मैं लिखवा देता हूं, यहां तक लिख लिया हो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बस मैक्सिमम 3-4 मिनट का लेक्चर हो रहा है, अपना पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इसका। कल से फिर नेक्स्ट लेक्चर से मतलब कि हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना शुरू करेंगे, भारत के संविधान को स्टडी करना शुरू करेंगे। ठीक, सो फादर ऑफ नेशन किसे कहा जाता है? फादर ऑफ नेशन। सीडीएस क्या होता है? सीडीएस क्या होता है स्टूडेंट? मैंने अभी आपको बताया था कि सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है। जल सेना, थल सेना, वायु सेना को कोऑर्डिनेट करना, उनको सिंक्रोनाइज करना, उनका तालमेल बिठाकर युद्ध भूमि में या किसी टेररिस्ट ऑपरेशन के खिलाफ विजय हासिल करना, उन तीनों की तालमेल की सेटिंग करके मतलब बढ़िया से रिजल्ट निकालना, वो सीडीएस का काम होगा। ये पद पहले भारत में नहीं था, इसी 1 जनवरी 2020 से आया है। अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ नेशन किसे कहा जाता है तो वो महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी। अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि फादर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, फादर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी फादर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ लिंग्विस्टिक डेमोक्रेसी किसे कहा गया है, लिंग्विस्टिक शब्द जो है वो भाषा से रिलेटेड है, तो भाषा में देश के अंदर आजादी होनी चाहिए। लिंग्विस्टिक डेमोक्रेसी वो POTTISREERAMULU, ये भी एक भारत के पॉलिटिशियन थे। तो ये 3 आप लोग इस तरीके से याद रखोगे, ठीक है, राइट, क्लियर। ठीक, एक लास्ट पॉइंट और उसके बाद आज का हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। तो सबने कॉपी के अंदर सुंदर सुंदर लिख लिया इसको। अब देखते हैं हम लोग लास्ट पॉइंट के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे। लास्ट पॉइंट में हमने लिखा है कि जैसे सबसे ऊपर होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री जी के नीचे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। वो कैबिनेट मंत्री फिक्स नहीं होते, वो प्रधानमंत्री जी पे डिपेंड करते हैं। वो चाहे 20 हो, 22 हो, 25 हो, 30 हो, 35 हो, उन पे डिपेंड करता है। जैसे इस टाइम टोटल कैबिनेट मिनिस्टर्स 23 है। कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंडर होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, MINISTER, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता। अभी जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे भारत की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री है, तो कैबिनेट मिनिस्टर होगी
और उनके नीचे वित्त मंत्रालय में अनुराग ठाकुर है। अनुराग ठाकुर भी वित्त मंत्री हैं, पर वो इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है इनके पास कैबिनेट मिनिस्ट्री है। और इनके अंडर फिर होता है सेक्रेटरी। हर मंत्रालय के अंदर होता है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी कौन होता है? ये प्रशासनिक मुखिया होता है, ये इनके प्रशासन का मुखिया होता है। यह इनके प्रशासन का मुखिया होता है। उसे हम लोग, उस प्रशासनिक मुखिया को हम लोग सेक्रेटरी के रूप से जानते हैं। और सेक्रेटरी के नीचे होता है एडिशनल सेक्रेटरी। सेक्रेटरी के नीचे जो है वो होता है एडिशनल सेक्रेटरी। तो इस तरह से हमारे मंत्रालय काम करते हैं। सेक्रेटरी एक तरह का सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होता है, ये सीनियर मोस्ट। फिर इनके नीचे काफी लंबी चौड़ी टीम होती है जिससे कि ये पूरे देश को चलाने का काम करते हैं। तो ये था जी अपना आज का टॉपिक, भारत सरकार, भारतीय राजनीति एक परिचय, इंट्रोडक्शन टू इंडियन पॉलिटी। इस टॉपिक में से अगर आप चाहो तो 50 क्वेश्चन बना सकते हो, पूरे 50 क्वेश्चंस। ठीक है, इतने बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स हम लोगों ने इसमें कवर किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग भारत के संविधान से शुरुआत करेंगे, बहुत बढ़िया से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बिगिनिंग करेंगे, उसके सारे टॉपिक्स मैं कवर कराऊंगा। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मिसलेनियस टॉपिक, सारे आयोग, फिर खत्म करते हुए इस प्रकार सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया टाइम रहा आप सब लोगों के साथ, काफ़ी अच्छा आज का टॉपिक अपना रहा। तो गुड नाइट, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। हिस्ट्री का लेक्चर आपका अपलोड हो चुका है, 1 मिनट में आप लोगों को उसका लिंक भेज। ठीक है जी, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।